Hello students, how are you all? I hope you all are fine. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सोनम। और आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, पूरी वीडियो जो रहेगी एंजाइम्स पे रहेगी। बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक टॉपिक जो है इसमें एंजाइम्स के अंदर भी इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कैटेगरी में पढ़ेंगे, एंजाइम्स का मैकेनिज्म क्या होता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे वो छूट जाए, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी डालूंगी, ठीक है, वो भी आपको करने हैं। चलो भाई, एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एक तरह के बायो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी रिएक्शन को क्या करा रहे हैं, कैटेलाइज करा रहे हैं, ठीक है। दे इंक्रीज द रिएक्शन रेट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। वो क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन होती है वो नॉर्मल अपनी स्पीड से चल रही होती है, लेकिन जैसे ही आप उस रिएक्शन के अंदर एंजाइम डालोगे एकदम से जादू हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। मतलब ये किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज, उसको इंक्रीज कराते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब फास्ट बनाते हैं उसको, सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है। एंजाइम्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं बेटा, सेल के अंदर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एंजाइम ऐसे होते हैं जो आपका, अगर उनको सेल से बाहर भी आप उनको निकालोगे तब भी क्या होंगे, वो फंक्शनल होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के इनसाइड बनते हैं, वहाँ पर भी काम कर सकते हैं, और आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द बॉडी भी एक्ट कर सकते हैं। तभी आप देखते हो ना, बहुत सारे एंजाइम आप यूज़ करते हो पीसीआर के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इतने सारे एंजाइम्स यूज़ करते हो आप। तो यानी कि एंजाइम जो है वो ज़रूरी नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही, सेल्स के अंदर ही फंक्शन करे, वो सेल्स की बॉडी के बाहर आकर भी क्या कर सकते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था दैट इज़ जाइमेज, और ये बकनर जो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये क्या किया था, डिस्कवर करा था, ठीक है। ये जाइमेज एंजाइम जो होता है वो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में यूज़ करते हैं, जिससे इथेनॉल और CO2 बनती है। ये जो टर्म हम बोलते हैं ना एंजाइम, ये एक साइंटिस्ट ने दी थी, कोहेन नाम था उनका। और सबसे पहली बार जो एंजाइम को आइसोलेट किया था इन द क्रिस्टलाइज फॉर्म, वो कौन सा एंजाइम था, यूरेज था, ठीक है। ये वायरस पैथोजेंस के अंदर मिलता है जो टॉक्सिक होता है ह्यूमन के लिए, और ये समनर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। अब प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आता है आपको, सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं कि एंजाइम के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट लिख देंगे, 1 से लेके आपको 10 तक स्टेटमेंट लिख देंगे, इनमें से कौन सी सही है, कौन सी नहीं है, कौन सी फॉल्स है, उसी हिसाब से ऑप्शंस जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। या असर्शन रीजन आ सकती है आपको। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स क्या है बेटा, मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। देखो पुराने बच्चे जो भी पढ़ रहे होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर, लेकिन अब जो नई एनसीईआरटीज आ रही हैं उनमें क्या लिखा हुआ है, मोस्टली एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। कुछ हमारे जो आरएनएज होते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं उनको, वो भी एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है। और जो एंजाइम होते हैं उनका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द एंजाइम। तो फंक्शनल फॉर्म जो होती है उसकी, प्रोटीन्स हैं ये एक तरह की, इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। लेकिन जो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में, आपने देखा था ना कुछ एंजाइम प्रो एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, है ना। लेकिन कोई एंजाइम अगर काम कर रहा है तो जो काम कर रहा है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि फंक्शनल फॉर्म जो होगी वो हमेशा क्या होगी, टर्शरी होगी। क्यों होती है, क्योंकि टर्शरी के अंदर याद करो कैसा स्ट्रक्चर था, वहाँ पे कुछ पॉकेट्स बनती हैं, क्रिविसेस बनती हैं, जिनको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, राइट। शेप ऑफ द एंजाइम जनरली कैसी होती हैं, ग्लोब्यूलर होती हैं, बॉल के जैसे दिखाई देते हैं एंजाइम्स। आ गई बात समझ में बेटा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, एंजाइम्स जो होते हैं वो बेटा टेम्परेचर, पीएच और प्रेशर के सेंसिटिव होते हैं। मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे, घटाओगे या बढ़ाओगे तो भी उसकी एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा, पीएच पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, एंड प्रेशर ऑल्सो, बिकॉज दीज फैक्टर अफेक्ट द एंजाइम स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं एंजाइम के, और एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया तो उसका फंक्शन भी अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द हॉट, अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीमली हॉट स्प्रिंग्स जो होती है ना, थर्मोस्टेबल थर्मल वेंट्स जो होती है वहाँ पे पाए जाते हैं, सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर बहुत ही गर्म टेम्परेचर,
ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर, ठीक है। तो उस जगह पर भी देखो नेचर कितना फैसिनेटिंग है, मतलब जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो वहाँ पे जो एंजाइम, जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एंजाइम्स कौन से मिलेंगे, थर्मोस्टेबल एंजाइम होंगे। वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस या मोर देन दैट ऑल्सो उसको क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम पढ़ा था टैग पॉलीमरेज, अब इसको लिंक करके बताओ कहाँ पे पढ़ा था। टैग पॉलीमरेज हमने पीसीआर के अंदर यूज़ किया था, जब हम लास्ट उसका एनेलिंग वाला जो स्टेप है, एक्सटेंशन वाला, वो वाला पार्ट कर रहे थे हम, ठीक है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्टिविटी, स्पेसिफिक का मतलब होता है अगर कोई प्रोटीन को ब्रेक करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है तो सिर्फ वो उसी को ब्रेक करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुम एक ही एंजाइम से सारे काम करा लो, बॉडी के अंदर सब ब्रेक डाउन करा लो, कार्बोहाइड्रेट भी तुम ही ब्रेक कर, फैट्स भी का ब्रेक डाउन भी तुम ही करो और प्रोटीन्स का भी करो, ऐसा नहीं कर सकता। तो स्पेसिफिक होते हैं अपनी एक्टिविटी में, यानी कि इस लाइन का मतलब है दे कैटलाइज ओनली अ पर्टिकुलर रिएक्शन जिसके लिए वो बने हैं। एंजाइम कैन नॉट क्रिएट अ न्यू रिएक्शन, अब कोई भगवान नहीं है वो कि वो भाई अगर उनको किसी रिएक्शन में यूज़ करोगे तो उनको यूज टू हो जाएंगे कि भाई हाँ अब रिएक्शन हमें पता है कैसे होती है, ये हम खुद बना लेंगे नई रिएक्शन थोड़ी मॉडिफाई करके, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, जो रिएक्शन उनको दी गई है उसको तेज़ करने का काम है, बस उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने का काम होता है एंजाइम का, ना तो वो अपनी तरीके से कोई भी रिएक्शन को बना सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी रिएक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते वो अपनी तरफ से। और जो एंजाइम्स होते हैं वो बेटा कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी कि वो दोनों रिएक्शन को इक्वली कैरी आउट करते हैं। अगर ए से बी बन रहा है 100 गुना स्पीड से, तो बी से वापस ए बनने की स्पीड भी 100 गुना ही होगी, ठीक है। फॉर्मेशन का यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का टाइम जो होगा और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सेम होगा, वो इक्विलिब्रियम को नहीं ख़राब करते। तो ये जो पॉइंट है ना कि वो इक्विलिब्रियम को कभी नहीं डिस्टर्ब करते, इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है। टर्नओवर नंबर होता है बेटा कोई एंजाइम जो है वो अपने पर्टिकुलर टाइम जितना उसे दिया है पर यूनिट टाइम के अंदर वो कितना प्रोडक्ट बनवा रहा है। टर्नओवर नंबर मतलब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम एन एंजाइम पर यूनिट टाइम। और जो एंजाइम है सबसे लार्जेस्ट टर्नओवर जिस एंजाइम का है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब सोचो ये नाम कहाँ दिया हुआ था, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है इस चैप्टर में तो है ही बायोमोलिक्यूल्स में, ये आपका CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जहाँ हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, वहाँ पे भी एक रिएक्शन लिखी हुई है ऐसी कुछ, है ना। वहाँ पे देखना एरो के ऊपर, जो मोस्ट अबंडेंटली कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके RBC के अंदर होता है, थोड़े से अमाउंट में प्लाज्मा में भी होता है। देखो कहाँ से हम लिंक करके पढ़ रहे हैं एकदम से, ठीक है। तो मेरे लेक्चर्स की खास चीज़ बेटा यही होती है कि मैं हमेशा आपको, क्योंकि नीट जो होता है बेटा कॉन्सेप्चुअल पार्ट रखता है, ठीक है। वो पूरी NCERT को, चाहे वो 11th वाली हो 12th वाली हो, कोई भी चैप्टर है, इवन केमिस्ट्री भी, ठीक है, बायो और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो दोनों को क्या करेगा, लिंक कर देगा कि आपने पढ़ा तो है कहीं, ठीक है। या कोई छोटी क्लासेस में कोई चीज़ पढ़ी हो आपने NCERTs में 8th क्लास में 10th क्लास में, ठीक है। तो हम मेरी लेक्चर्स की खास बात यही होती है कि मैं आपको क्या करती हूँ, लिंक कराती हूँ। अगर ये नाम यहाँ पे आ रहा है तो ये नाम दूसरी किसी और चैप्टर में कहाँ पे आया था मैं आपको वो भी बता रही हूँ। आ गई बात समझ में। कितना है भाई इसका टर्नओवर नंबर, 360 लाख पर मिनट, एक मिनट में 360 लाख प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनते हैं इससे। आ गई बात समझ में। अब ये ऐसा करता कैसे है, क्यों ये इतना टर्नओवर नंबर बढ़ा देता है, और क्या होगा अगर हम ये एंजाइम डालें ही ना किसी रिएक्शन में। हम नहीं चाहते भाई कि हम किसी एंजाइम से रिएक्शन कैटलाइज कराएं, ठीक है। तो एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है वो एक एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है बेटा रिएक्शन को कराने के लिए उसमें जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, बॉन्ड्स को तोड़ने में, नए बॉन्ड्स बनाने में, मतलब आप नहीं दे रहे हो एक तरीके से, कुछ रिएक्शन होती है जिसमें देनी पड़ती है। नॉर्मली रिएक्शन है तो उस नॉर्मल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो भी एनर्जी खर्च हो रही है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है।
अब वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, वो कम कर देगा। ठीक है, कम करते ही क्या होगा, बॉन्ड जो है वो बहुत जल्दी टूटेंगे। ठीक है, ये करवा रहा है अब काम, बॉन्ड को तोड़वा रहा है ये। ठीक है, बॉन्ड टूटेंगे, फटाफट से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो ग्राफ दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो एक यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ से बिल्कुल पीक जा रही है और पीक के ऊपर लिखा हुआ है ट्रांजिशनल स्टेट। ठीक है, टीएस जो लिखा हुआ है ट्रांजिशनल स्टेट है, और यहाँ से इस लाइन से पूरा ये जो पूरा पीक बन रहा है, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है इन दी एब्सेंस ऑफ एंजाइम। जब एंजाइम नहीं है तब ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है बेचारे को, नए बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए, नए बॉन्ड बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है उसे। अब आपने क्या किया, उसी रिएक्शन के अंदर आपने उसके अंदर एक एंजाइम इंट्रोड्यूस करा दिया। अब वो एंजाइम क्या करेगा, यही जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको क्या कर दिया उसने, बहुत ही कम कर दिया, और यहाँ सबस्ट्रेट था, यहाँ फटाफट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो छोटी सी एक्टिवेशन एनर्जी बन रही है, ये इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बन रही है। तो एस इज फॉर सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट और टी एस फॉर ट्रांजिशनल स्टेट। एंजाइम्स प्रोवाइड न्यू पाथ, नया पाथ बना दिया, दूसरा पतली गली वाला रास्ता बना दिया इन्होंने, कि भाई ऐसे घूम घाम के जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा मेरे पास रास्ता है, यहीं से निकल जा साइड से, बिल्कुल तेरी एनर्जी भी बच जाएगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तेरी। Enzyme provide new path for reaction with low activation energy and thus more substrate molecule easily converted into product. Is that clear to all of you? आगे बढ़े भाई, ठीक है। अब देखो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ते हो वहाँ पे भी। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट, ये ग्राफ अगर आपको आए नीट में तो भैया ग्राफ पूछेंगे सीधा। अगर ऐसा कुछ ग्राफ दे रखा है जिसमें ये लाइन जो दे रखी है सबस्ट्रेट, अगर प्रोडक्ट नीचे बन रहा है, नीचे दिख रहा है आपको, इसका मतलब है एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, या एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोलते हैं इसको। इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी ऐसी रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये लाइन है, प्रोडक्ट थोड़ा पहले बन गया, तो यानी कि वो रिएक्शन है जिसमें आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक रिएक्शन, एनर्जी कंज्यूमिंग। कमेंट करके ये भी बता देना। मैं भी आपको वैसे इसका तो मैं बता सकती हूँ, जैसे घर में आप चाय बनाते हो ना, ठीक है, तो आप उसमें सारे इंग्रेडिएंट डाल दो, चाय पत्ती डाल दी, दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, अदरक डाल दी, सब डाल दिया उसके अंदर, चीनी वीनी सब डाल दी। ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको हीट नहीं दोगे, जब तक आप गैस जलाओगे नहीं, तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी और चाय नहीं बनेगी। चाहे आप उसको ज़िंदगी भर तक उसको रखे रखना है ऐसे कॉम्बिनेशन को। ठीक है क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, ये कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम्स का मैकेनिज्म क्या होता है भाई, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं, वन और मोर सबस्ट्रेट बाइंड एट एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखो ये एनसीईआरटी में बहुत रिएक्शन दे रखी है वाली, सिंपल सी। ठीक है, अब इसमें ना कन्फ्यूजन क्या होती है, आपको क्या ध्यान रखना जो बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिले, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबसे सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एरो देखो इरिवर्सिबल है, मतलब जब तक सबस्ट्रेट है उसके साथ जुड़ा हुआ तो वापस से रिवर्स हो सकता है, सबस्ट्रेट हट सकता है उससे। लेकिन जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया और एंजाइम और प्रोडक्ट यहाँ पे बन गए, तो देखो वापस एनसीईआरटी खोल के देखना, ये एरो सीधा ही लगा हुआ है, रिवर्सिबल मैनर में नहीं है। मतलब आप प्रोडक्ट से अब सबस्ट्रेट और एंजाइम नहीं बना सकते, प्रोडक्ट तो बन गया बेटा। ठीक है, ये एंजाइम है कोई, वैसे तो जर्नली शेप कैसी होती है, ग्लोबुलर शेप होती है उनकी।
ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ले रहे हैं, थोड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर। ये जो साइट यहाँ पे दे रखी है एक्टिव साइट है। अब सबस्ट्रेट मैंने बताए थे स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कोई रिएक्शन को कैटलाइज कराने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आ रहा है ऐसी शेप का, बिल्कुल यहाँ पे इरिवर्सिबल का साइन है, तो ये आके जुड़ गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब ये थोड़े समय के लिए है, इससे आगे चल के प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्सक्यूज मी। और बाद में क्या हुआ, उसमें चेंजेस आएंगे, एंजाइम क्या करेगा, प्रोडक्ट बनवाएगा। तो देखो कलर भी मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, तो प्रोडक्ट बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये एंजाइम जो है बेटा, ये क्या करेगा, फर्दर और जो मॉलिक्यूल होंगे आपके सबस्ट्रेट के, ठीक है, एक ही थोड़ी डाला है आपने, बहुत सारे डाले होंगे, अब उनको उनके साथ बाइंड करेगा, फिर से और प्रोडक्ट बनवाएगा। तो दो हाइपोथेसिस होते हैं इसके, ठीक है, जिनसे हम समझने की कोशिश करते हैं इसके एक्शन को। पहला होता है बेटा लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव साइट का वो रिजिड होता है। रिजिड का मतलब है जो चेंज नहीं होगा, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगा, मतलब ये परफेक्ट ऐसा ही, ऐसा क्या है, ये स्ट्रक्चर दे रखा है। ये क्लियर है बेटा, ठीक है, तो ये परफेक्ट वही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक और होता है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। अब इंड्यूस्ड फिट मतलब आप फिट करा रहे हो उसे, जैसे रबर बैंड होता है तो वैसी ही शेप ले लेगा, स्ट्रेच कर दो शेप वैसी ले लेगा। तो एक्टिव साइड जो होती है ये वाली, ठीक है, आर नॉट रिजिड नहीं होती, थोड़े से माइनर से चेंजेस उनकी शेप में आ जाते हैं जब भी कोई सबस्ट्रेट उनके साथ जुड़ता है, फॉर द बेटर फिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गैप है ना, तो ये वाले क्या करेंगे, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या करेगा, एंजाइम में थोड़े से चेंजेस आएंगे और इसको बिल्कुल टाइटली पैक कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये दो हाइपोथेसिस, लॉक एंड की और इंड्यूस फिट। ठीक है, अब एंजाइम्स की कॉम्पोजिशन की बात करूँ मैं, एंजाइम जर्नली तो कैसे होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन दो कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने इनको। एक होता है सिंपल एंजाइम, एक होते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम या फिर होलो एंजाइम। इसको समझना, एक बच्चे को इस प्रॉब्लम थी इस टॉपिक के अंदर, तो इसको क्लियर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, तो जो भी आपके टॉपिक आते जाए आप वीडियो को स्किप कर करके उसी पार्ट पे जाके पढ़ सकते हो। मैं नहीं चाहती कि आपको लास्ट मोमेंट पे आपका टाइम वेस्ट हो, बिल्कुल भी। ठीक है, जो आपके लिए सफिशिएंट हो सिर्फ उसी पे फोकस करना है। होलो एंजाइम जो दे रखे हैं, ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ, तो सिंपल एंजाइम जो है बेटा ओनली प्रोटीन्स के बने रहते हैं, कोई भी और अदर पार्ट, कोई को फैक्टर वगैरह इनसे जुड़े हुए नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है और कुछ नहीं होता, तो उनको सिंपल एंजाइम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये। अब कॉन्जुगेट एंजाइम और होलो एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, एक कैटेगरी होती है इसकी, एक पार्ट तो होता है इन एंजाइम्स का एपो एंजाइम, जो प्रोटीन वाला पार्ट होगा, और इन्हीं एंजाइम का दूसरा पार्ट जो इनसे जुड़ा हुआ रहता है प्रोटीन से, वो नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया, यानी कि को फैक्टर हो गए। कॉन्जुगेट एंजाइम जो है उसमें प्रोटीन पार्ट के साथ साथ एक अदर फैक्टर भी जुड़ा होगा जिसको हम को फैक्टर्स बोलेंगे। अब ये नीट 2019 में एक क्वेश्चन आया था इससे। ठीक है, को फैक्टर जो होते हैं बेटा तीन तरह के होते हैं, आपको बहुत स्पेसिफिक जिस वर्ड पे ध्यान देना है वो देना, एग्जाम्पल्स पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं उनको कर लेना है। को एंजाइम्स वो होते हैं, पहला पॉइंट जो आपको स्टार लगाना है, पहला वर्ड ऑर्गेनिक पे। Coenzymes are the organic molecule and these organic molecules are loosely attached with the enzyme. लूजली अटैच्ड विद द एपो एंजाइम, मतलब ये प्रोटीन वाले पार्ट से लूजली अटैच, और ये एक तरह के क्या है, ऑर्गेनिक। ठीक है, क्या है, एक तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल NAD पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव, कोएंजाइम A, FAD, TPP। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स हैं जो लूजली अटैच्ड होते हैं आपके कोफैक्टर। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर्स आर ऑर्गेनिक एंड लूजली अटैच्ड टू द एपो एंजाइम्स आर कॉल्ड।
कोएंजाइम बोलते हैं उनको, ठीक है। मेटल एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं मेटल एक्टिवेटर जो होते हैं, और ये भी लूजली अटैच होते हैं। लूजली का मतलब है बेटा ये हट भी सकते हैं, ठीक है, जब इनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि Fe+2 with the aconitase, copper+2, tyrosinase, Zn+2, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और Mg+2 रुबिस्को, पेप्केज और काइनेज, इनके साथ जुड़े रहते हैं ये जो कोफैक्टर्स है ये वाले। इनको कहते हैं मेटल एक्टिवेटर। मेटल एक्टिवेटर्स आर इनऑर्गेनिक एंड लूजली बाउंड, ये भी लूजली बाउंड है, ये ऑर्गेनिक है लूजली बाउंड, ये इनऑर्गेनिक है लूजली बाउंड। अब नीट 2019 में कैसा क्वेश्चन आया था, ऑर्गेनिक द मॉलिक्यूल्स विच आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड परमानेंटली अटैच टू दी, ठीक है, परमानेंटली अटैच टू दी एपोएंजाइम, ठीक है, एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच्ड है, ठीक है। तो कौन से हैं वो, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो कोफैक्टर है जो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, एंड परमानेंटली जुड़ा हुआ होगा, एंजाइम से हटेगा ही नहीं वो बेटा, क्लियर है, परमानेंटली जुड़ गया उसके साथ। तो एंजाइम्स, ठीक है, कौन सा है, हीम ग्रुप इन द पेरोक्सीडेज और मॉलिब्डेनम इन द नाइट्रोजनेज। ये एग्जाम्पल आपको बेटा याद रखने हैं, बाय हार्ट कर लो इन्हें। अब कुछ टर्म्स दे रखी हैं उसके अंदर, ठीक है, जैसे कि आपकी, सेकेंड, पेजेस आगे पीछे हो गए क्या मेरे, 64 65, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। टर्म्स, एक्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, क्रिविसेस और पॉकेट। क्रिविसेस मतलब होते हैं खाली जगह, पॉकेट जहाँ पे आपके सबस्ट्रेट आके बाइंड करेंगे, वो तो मैंने शेप आपको ऐसे दिखाई थी, ठीक है, ये एक्टिव साइट है ना, ये जो खाली जगह दिखाई थी मैंने आपको, तो एक्चुअली में क्या होती है, क्रिविसेस होती है, मतलब छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, और 3D स्ट्रक्चर होता है इनका एंजाइम का, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। एक्टिव साइट कैसा स्ट्रक्चर देती है, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट्स क्या होती हैं, अब एक्टिव साइट तो आपको पता है, ठीक है, जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। एलोस्टेरिक साइट जो होती हैं वो कोई दूसरी साइट होती हैं अदर देन द एक्टिव साइट। सपोज करो ये मैंने एक साइट बनाई यहाँ पे, तो ये वाली साइट तो एक्टिव साइट हो गई, एक्टिव साइट हो गई, और ये जो मैंने ऊपर बना दी राउंड सा, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। आई बात समझ में, यानी कि एक्टिव साइट के अलावा अगर उस एंजाइम के ऊपर कोई और दूसरी साइट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम एलोस्टेरिक साइट बोल देते हैं। These are other than the active site. Binding of a compound at allosteric site changes the enzyme shape temporarily. अगर कोई चीज़ यहाँ पे आके कंपाउंड आके बाइंड कर जाता है तो ये जो एक्टिव साइट है उसकी साइट में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं टेम्पररी, बट वो एंजाइम की एक्टिव साइट को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। आई बात समझ में सबको? आगे चलें, चलो भाई। एंडो एंजाइम्स क्या होते हैं, सिंपल, जो सेल के अंदर, सेल सिस्टम के अंदर काम करते हैं, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन कराते हैं। एक्सो एंजाइम होते हैं जो सेल के बाहर निकल के भी काम कर सकते हैं, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये तो ल्यूमेन में आके काम करते हैं ना, सेल इनको बना रही है और सेल से बाहर रिलीज हो रहे हैं फूड के ऊपर, वहाँ पे काम कर रहे हैं, या बॉडी से बाहर भी निकाल दोगे तब भी काम करेंगे। तो एक्सो एंजाइम जो बॉडी से सेल्स के बाहर काम करे। एब्जाइम किसको बोलते हैं, हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज होती है जो एक्ट करने लग जाती हैं एंजाइम की तरह, तो उनको क्या बोल देते हैं, एंटीबॉडीजाइम, ABZYME, ठीक है। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है बेटा, चेंजेस आना, एंजाइम्स में चेंजेस आना, मॉड्यूलेशन मतलब चेंजेस आना, तो वो नेगेटिव मॉड्यूलेशन भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब सिंपल सा समझो, जो टेम्पररी चेंज आए, ठीक है, मतलब एंजाइम जो है वो टेम्परली इनहिबिट हो गया है किसी कारण से, तो वो नेगेटिव मॉड्यूलेशन होगी। पॉजिटिव का मतलब है
टेम्पररी एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम जो है वो कोई एंजाइम है वो टेम्परली आपका एक्टिवेट हो गया है। पॉजिटिव मतलब एक्टिवेशन, नेगेटिव मतलब इनहिबिशन, तो चेंजेस आ गए हैं ये। आ गई बात समझ में? अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं बेटा, जो अफेक्ट करेंगे आपके एंजाइम की एक्टिविटीज को, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताए थे कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है, पीएच अफेक्ट करता है, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी करेगी। टेम्परेचर, चेंज इन द टेम्परेचर में अफेक्ट द प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये दोनों ग्राफ भी दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, इन्हीं को समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ एंजाइम की एक्टिविटी है। जैसे जैसे आप सपोज करो हमारी बॉडी की बात करते हैं हम, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस है। और ज़्यादातर जो एंजाइम है उनका टेम्परेचर होता है 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर माने कि बोले तो जिस पर एंजाइम अब से अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है, सबसे ज़्यादा वो काम करता है, उस पोटेंशियल ज़्यादा रहता है उस टेम्परेचर पे, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोल देते हैं, ठीक है। अगर आप अब उसके जो भी उसका हर एक एंजाइम का अपना अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी में जो एंजाइम है सबका 37 डिग्री सेल्सियस है, चाहे वो एसिडिक मीडियम में काम करते हो चाहे वो बेसिक मीडियम में काम कर रहे हो, सबका 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। अगर आप इस टेम्परेचर को कम करोगे, ठीक है, अगर आप इसको कम करोगे तो एंजाइम जो है बेटा वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एंजाइम का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम डीनेचुरेशन बियॉन्ड अ सर्टेन हाई टेम्परेचर, इट इज़ परमानेंट लॉस ऑफ एक्टिविटी। हाई टेम्परेचर करने पे परमानेंटली लॉस हो जाता है। फिर आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ऐसा क्यों? मैं इसको थोड़ा और कंप्लीट कर देती हूँ स्टेटमेंट को। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है टिल देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमें उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्रॉस नहीं करना है। सपोज करो हमारी बॉडी में टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन अब मान लो मेरी बॉडी का टेम्परेचर किसी कारण से, या मेरी बॉडी में जो एंजाइम है मैंने बाहर निकाला, ठीक है, उसको मैंने 25 डिग्री में रखा हुआ है या 15 डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है। अब जैसे ही मैं उसमें 10 डिग्री का इंक्रीज़ करूँगी, 15 से मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे ले आई टेम्परेचर अब, तो वो एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। अब मैं 25 से मैंने और 10 डिग्री बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन और दोगुना बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी मतलब, ठीक है, 35 पे, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर तक अगर आप उससे पहले 10-10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो डबल होती चली जाएगी। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्रॉस करोगे ज़्यादा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। सेकेंड जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, वो है आपका पीएच। अब पीएच का और ज़्यादा खेल है। हमारी बॉडी के अंदर जितने एंजाइम है वो सब काम तो 37 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, लेकिन सबकी पीएच की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कोई एसिडिक मीडियम में काम करेगा, कोई बेसिक में काम करेगा, कोई स्लाइटली एसिडिक में काम करेगा। जैसे सलाइवा है 6.8 पीएच होता है तो हल्के से एसिडिक मीडियम में काम करता है। मतलब सबकी एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट डिमांड है कि भाई 38 है तो 39 हो जाएगा, या 6.8 है तो 6.9 हो जाएगा, या 6.7 हो जाएगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता, नहीं काम करूँगा। तो यानी कि पीएच की जो रेंज है वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है और ज़्यादा। चेंज इन पीएच ऑल्सो अफेक्ट द एंजाइम स्ट्रक्चर एंड दस अफेक्ट द एक्टिविटी। आई बात समझ में? फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम, ये देखना, फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए।
फॉर मोस्ट एंजाइम टेम्परेचर ऑप्टिमम इज सेम, ये हमारी बात कर रहा है, ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर इज सेम बट पीएच ऑप्टिमम इज डिफरेंट। जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, दोनों ही 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, लेकिन पेप्सिन एसिडिक मीडियम में यानी कि लो पीएच पे काम करेगा और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम यानी कि हाई पीएच पे काम करेगा। आई होप मेरी ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। आई बात समझ में? ना आए तो टेंशन नहीं लेने का, दोबारा से बता दूंगी, पर पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से है इस बार, मतलब हार नहीं माननी है बिल्कुल भी, इस बार फोड़ना है बिल्कुल हमें नीट, ठीक है। ऑप्टिमम रेंज इज मच नैरोअर फॉर पीएच देन द टेम्परेचर, इस स्टेटमेंट को भी याद रखना लेना अपनी नीट के लिए, यानी कि ऑप्टिमम रेंज जो है पीएच के लिए वो ज़्यादा नैरो है, पतली है, मतलब कम एडजस्ट करेंगे तो पतली, मतलब डिमांडिंग ज़्यादा नहीं घुल सकते वो, ठीक है, ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, टेम्परेचर कर सकता है। तीसरा फैक्टर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब देखो ये डायग्राम याद रखना, ये ग्राफ याद रखना बेटा, ठीक है। इसमें कुछ लेबलिंग दे रखी है वो मैं बता देती हूँ। KM दे रखा है यहाँ पे, KM की फुल फॉर्म होती है माइकलस मेंटन कांस्टेंट। SS फॉर सबस्ट्रेट, Vmax मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ Vmax मतलब हाफ वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या होता है शुरुआत में, मान लो कोई रिएक्शन है, ये रही, ठीक है, कोई रिएक्शन है हमारी यहाँ पे, ऐसे मान लो, उस रिएक्शन के अंदर हमने भाई प्रोडक्ट डाल, वो रिएक्टेंट डाल दिया, दूसरा रिएक्टेंट डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट बनवाना है। अब हमने मान लो एंजाइम डाला हुआ है यहाँ पे, क्वांटिटी भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है, ऐसे समझो। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, हमारे पास मान लो 10 ऑटो है, ऑटो जो है वो एंजाइम है एक तरह से, ठीक है। हमें एक जगह से मतलब A से B बनाना है हमें, और उसके लिए हमारे पास क्या है, 10 ऑटो है। कंडीशन ये है, जैसे हर एक एंजाइम के पास एक ही एक्टिव साइट होती है, तो एक ऑटो में एक इंसान बैठ सकता है, ठीक है। तो मान लो आपने क्या करा, बस स्टैंड पे बहुत सारे लोग एकदम से आ गए, सबको जल्दी थी, ठीक है, लेकिन एंजाइम की कंडीशन क्या है, एक टाइम पे एक ही एक्टिव साइट है, तो एक ही इंसान को लेके जा सकता है वो, ठीक है। तो भैया एक एंजाइम को वो ले गया, ठीक है, 10 थे, तो पहले क्या होगा, जैसे ही लोग आए तो 10 ऑटो तो एकदम फटाफट से भरेंगे, जो पहले आए उनको मिल गई जगह, ठीक है, यानी कि आधी सीट तो क्या होंगी, बहुत तेज़ी से भरेंगी, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी यानी कि एंजाइम की सैचुरेशन हाफ जो होगी बहुत तेज़ी से जाएगी, सीधा दे रखा है, मतलब हाई हाफ Vmax जो होगा वो बहुत जल्दी अटेन हो जाएगा। जैसे आप वो चेयर वाला गेम खेलते हो ना, जो चेयर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, सब लोग बैठ जाते हैं, फिर कुछ लोग भागते हैं, दूर कहीं सीट होती है उसको लेने के लिए भागते हैं, है ना, तो शुरुआत की तो सीट तो बहुत जल्दी से भर जाएंगी, फिर कुछ एंजाइम देखेंगे, अरे वहाँ पे तो सीट खाली है, अरे वो वाला ऑटो भी तो खाली है, उसमें बैठो जल्दी से भागो, ठीक है। तो यानी कि हाफ Vmax तो बहुत जल्दी अटेन होगा, लेकिन बाकी की जो रिएक्शन होगी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, और सारी ये जो Vmax आ गया, Vmax का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि सारे एंजाइम की सारी एक्टिव साइट जो है वो भर चुकी है। तो जब तक वो ऑटो जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के प्रोडक्ट बनवा के वापस नहीं आ जाता, तब तक वो किसी को बैठा ही नहीं पाएगा, है ना, तो इसलिए कांस्टेंट आ जाता है ये। इनिशियली इंक्रीज इन सबस्ट्रेट concentration increases reaction velocity but or product formation, but after a certain limit Vmax is reached और saturation occur। अब उसमें क्या होगा, सैचुरेशन तो हो गई भाई, सैचुरेशन का मतलब है सारे एंजाइम्स की जो सीट है वो बिल्कुल बुक हो चुकी हैं, सारी एक्टिव साइट भर गई हैं, ठीक है। भरने का मतलब है अब आप उसमें कितने भी लोग बस अड्डे पे छोड़ते जाओ, ठीक है, कितने भी लोग आप उसमें और एक्स्ट्रा छोड़ दो, बाइंड थोड़ी कर जाएंगे, एंजाइम की सारी एक्टिव साइट तो भर चुकी हैं, एक टाइम पे एक ही जाएगा, तो आप कितने भी लोग वहाँ पे भेज दो, किसी का नंबर नहीं आने वाला है, ठीक है।
आई बात समझ में? ठीक है, Km याद रख लेना यहाँ पे। सैचुरेशन क्या होता है रिएक्शन के अंदर? अकर्स व्हेन all the active site, very important point, when all the active site of an enzyme are occupied by substrate molecule, substrate molecules ने उनको क्या कर लिया हो? ऑक्यूपाई कर लिया हो। आगे बात समझ में बेटा? ठीक है, Km Michaelis-Menten constant, it is a substrate concentration at which half of Vmax is reached, or substrate concentration at which 50%, दूसरी लैंग्वेज हाफ Vmax में बोलो कि 50 जो परसेंट एक्टिव साइट है एंजाइम की वो ऑक्यूपाई हो गई। अब देखो भाई, जिस एंजाइम, आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा एंजाइम बेटर है, उनकी सबकी Km वैल्यू दे रखी हो आपको, तो जिस एंजाइम की Km वैल्यू कम होगी वो एंजाइम ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा फंक्शन करेगा वो। ठीक है, क्योंकि वो हाफ Vmax जो है वो जल्दी ले आएगा। रिएक्शन को देखो फिर से, अगर मैं Km यहाँ ले आऊँ, मान लो Km को मैं यहाँ कर दूँ, मैंने बताया ना Km जिसका कम वो एंजाइम उतना ही ज़्यादा अच्छा। तो अगर मैं Km को इधर ले आऊँ, ठीक है, तो क्या देखते हो आप, ये सबस्ट्रेट की लाइन जा रही है ना ये, तो यानी कि कम सबस्ट्रेट में हाफ Vmax जो है वो जल्दी अटेन होगा और Vmax भी बहुत जल्दी अटेन होगा। तो वो एंजाइम बेटा बहुत बढ़िया है जिसके अंदर Km की वैल्यू क्या हो? कम हो। ठीक है, यानी कि जो सबस्ट्रेट थोड़ी सी कंसंट्रेशन डालने पर ही प्रोडक्ट बहुत बढ़िया दे दे। ऐसा नहीं हो कि भाई मैं तो तभी काम करूँगा जब 100 लोग मेरे को देखने आएंगे, वो बोलेगा मेरे पास 10 सीट है, 10 लोग ही आ जाओ देखने के लिए, मैं तब भी उतनी तरीके से काम कर दूंगा। ठीक है, तो देखो मैंने कितने सारे स्टार लगा रखे हैं। लोअर इज द वैल्यू ऑफ Km, बेटर इज द एंजाइम। Low Km value is obtained when enzyme has high affinity of binding for its substrate। आ गई बात समझ में? मतलब जिसका Km कम होगा वो बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा शो करेगा अपने सबस्ट्रेट के लिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब थर्ड दे रखा है इनहिबिशन या इनहिबिटर का इफेक्ट एंजाइम के ऊपर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से समझ जाओ, कंपटीशन है, नीट में भी कंपटीशन है भैया। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट का पेपर दे रहे हैं इस बार, तो शायद मतलब 20 के आसपास है, 20 या 22 लाख बच्चे पेपर देंगे आपके साथ। इन दिस केस इनहिबिटर मॉलिक्यूल compete विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, मतलब एक उसी के जैसा, सबस्ट्रेट के जैसा ही दिखने वाला एंजाइम जो है वो आ गया और आपका सबस्ट्रेट को उसने हटा दिया और खुद जाके वहाँ पे बाइंड कर गया। तो यहाँ कोई एंजाइम दे रखा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और उसी के जैसा दिखने वाला, बस देखो यहाँ चोंच एक्स्ट्रा निकली हुई पीछे को, उसी के जैसा दिखने वाला एंजाइम इनहिबिटर यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। और इनहिबिटर, लेकिन अगर इनहिबिटर जुड़ा है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सबस्ट्रेट के जुड़ने से प्रोडक्ट बन रहा था, इनहिबिटर के जुड़ने से नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। रिएक्शन भी लिख देंगे तो नो प्रोडक्ट, इनहिबिटर है अगर तो। These inhibitor do not cause any permanent damage to the enzyme। कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कोई परमानेंट लॉस नहीं करता है। तो जो बच्चे आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं बेटा, वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ हार्म पहुंचाएंगे, वो परमानेंट हार्म, ऐसा परमानेंट हार्म जो है वो आपको नहीं पहुंचेगा। क्लियर है? वो सिर्फ पेपर दे रहे हैं अपना। ठीक है, शांति से। आ गई बात समझ में? तो परमानेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं, मेलोनेट एक्ट एज इनहिबिटर एट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। इनहिबिटर कौन है इसमें? मेलोनेट है। और सबस्ट्रेट कौन है? सक्सिनेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पाबा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड